जैसे इंसान सुबह के वक्त उठता है सेठी साहब, तो एक रेस अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस शुरू हो जाती है। आपने ज़ाहिर है ज़िंदगी का नाता जोड़े रखना है, तो सुबह उठते हैं आपको पता होता है आपका जो बिजली है, आप जो खर्च कर रहे हैं उसका बिल आपको कितना आना है। आप सोच सोच के यूनिट्स खर्च कर रहे होते हैं। फिर बिल्स के हवाले से, फिर लोड शेडिंग के हवाले से आपको डे टू डे नए मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। आप पेट्रोल के लिए जाते हैं, अभी अभी गवर्नमेंट ने फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी और उसमें डेवलपमेंट लेवी में भी उन्होंने इजाफा कर दिया। जो जी चाहता है उनका वो आवाम के ऊपर लगा देते हैं। और जाहिर है हम बेचारे कहाँ जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाने के लिए कि आप ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। स्कूल, निज़ाम तालीम, सेहत की तमाम सहूलियात पाकिस्तान के अवाम को जिस तरह की दस्तियाब है वो पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, लेकिन वो जिनको मुंतखब करके लाते हैं उनके हालात ये हैं कि एक मुतनाज़ मरात एक्ट बिल पेश करने की कोशिश केपी में की गई और वो कानून बन भी गया क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब साथ मिले हुए थे। अच्छा, वहाँ पर सब साथ मिले हुए थे, वहाँ पर नून लीग भी साथ थी, पीटीआई भी और पीपल्स पार्टी भी, सब मिलके एक दूसरे के साथ उन्होंने एक दूसरे से ताउन किया और ये मरात का बिल जो है वो वहाँ पेश हुआ, कानून बन गया। लेकिन पीटीआई के अपने अंदर से तनकीद शुरू हो गई सेठी साहब। तो मैं असल में आपके सामने मामला ये इसलिए रखना चाहती हूँ कि इससे पहले टेलीकॉम बिल आया, उस पर बात की हमने। फिर पंजाब में एक बिल आया कुछ ऐसे मामलात का जिसमें हुकूमत चाहती थी अपने रेट इस्टेब्लिश करना, उस पर हमने बात की। अब इसमें फैसला तो किया गया है कि इसको रिवाइज किया जाएगा, इसको देखा जाएगा, लेकिन ये है क्या? ये अरकान पार्लियामेंट अपने लिए ऐसी मरात क्यों चाहते हैं जो आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर है? ब्लू पासपोर्ट क्या है? जी हाँ, सही कह रही हैं आप। आपका रोना धोना जायज़ है, आवाम का तो इससे भी ज़्यादा रोना धोना है। मुझे जिस बात पर हैरत हो रही है कि क्या हमारे MPAs, MNAs, हुक्मरान तबके को ये मालूम नहीं है कि बाहर क्या लोग सोच रहे हैं, कितना गुस्सा है बाहर सड़कों में, घरों में, मिडिल क्लास में, कि जैसे आपने कहा उनको तो ये नहीं पता कि कैसे दिन गुजरेगा, इतने खर्चे हो गए हैं और इनकम बड़ी नहीं है। और इधर से ये हजरात जो हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं और ऊपर से ये और फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं अपने लिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी बीवियों के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, सबके लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। तो क्या इन्हें एहसास नहीं है कि लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अभी हमने एक प्रोग्राम किया था कि वो बेचारा एक ये साफ सुथरा पंजाब का एक वर्कर जो है सुसाइड कमिट कर लिए, और आज सुना कि एक और ने कर ली। उसके 19,000 तनख्वाह थी जिसके पीछे उसने अब आप सोचें, अब आप सोचें। और तो यहाँ तो इस किस्म की बेदर्दी है, इनको एहसास नहीं है कि कैसे हम सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। अब मसला ये है आयशा कि हुक्मरान बिल्कुल बेहोश हैं, उन्हें कोई आवाम से प्यार मोहब्बत नहीं है। ये जो असम्बलियाँ हैं, ये जो इलेक्शंस हैं, हमने सारी उम्र कहा जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, इलेक्टेड इलेक्शंस हों, ये हो वो हो, मगर क्वालिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेटली बड़ी मायूस कुन है। और जिस किस्म के वो कानून पास करना चाहते हैं अपने खुद ही के लिए, इट इज़ डिस्गस्टिंग, इट इज़ डिस्गस्टिंग। और अब ये सारे शुरू हो गए हैं, KP में शुरू किया, उसके बाद जब इन तनकीद आई तो अब हमें कहा जा रहा है कि नहीं नहीं हम फिर इसको देख लेते हैं। पहले नहीं सोचा इन्होंने, अब कहते हैं खुफिया रखा। हाँ, खुफिया रखा, मतलब कितना अरसा खुफिया रखा। अप्रैल में हुआ इन्होंने। हाँ, और अब जाके इन्होंने जब मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, जब तनकीद शुरू हो गई है तो कहते हैं इसको रिव्यू कर लेते हैं। और इसी तरीके के साथ ये पंजाब में भी यही हुआ, इसी किस्म के कानून पास कर देते हैं, फिर हम जब छोड़ डालते हैं वो खुफिया तौर पे कर देते हैं, फिर कहते हैं हम रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। मतलब ये क्या कर क्या रहे हैं? अच्छा, इनसे ब्यूरोक्रेसी करवाती है ये सियासतदान खुद ये चाहते हैं? नहीं, ये सियासतदान के खुद ये कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट आइडिया दे देता है और सियासतदान शुरू हो जाते हैं, हाँ करो जी करो जी करो। और फिर सब मिल जाते हैं, बिकॉज सबका एक ही मफाद है। फिर कोई ऑपोजिशन नहीं होती, फिर कोई गवर्नमेंट नहीं होती, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। आप जब CM पंजाब थे, ब्यूरोक्रेसी ने आपको भी ऑफर की थी ब्लू पासपोर्ट की? हाँ, मुझे याद है कि अब मैं आपको बताऊँ, आपने जिक्र कर ही दिया, 1996 में एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी और नए इलेक्शंस 1997 जनवरी फरवरी में कॉल हुए थे। तो नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसमें मैं भी उस केयर टेकर गवर्नमेंट में आई वाज आल्सो फेडरल मिनिस्टर। और उस वक्त मुझे रेड पासपोर्ट दिया गया, जो कि सब कैबिनेट मेंबर्स को दिया गया था। अच्छा। जब हम जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि अपने डिप्टी सेक्रेटरी को कि जी ये रेड पासपोर्ट जो है ये रखना है मैंने या ये वापस करना है? अच्छा। उसने कहा सर इन थियरी
तो वापस करना, मगर वापस करता कोई नहीं, सब रखते हैं और फॉरेन ऑफिस भी पूछता नहीं है। पर मैंने कहा यार अगर इन थियरी और प्रैक्टिस एक ही होनी चाहिए, ये लो मेरा पासपोर्ट लेटर लिखो और ये वापस करो फॉरेन ऑफिस को। अच्छा। इसी तरीके के साथ जब मैं पंजाब में चीफ मिनिस्टर था, वहाँ भी ये इशू केम अप कि अब मैं 3 महीने के लिए आया हूँ, एम आई एंटाइटल टू अ पासपोर्ट और नॉट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट और नॉट। और उस वक्त भी यही पोजीशन थी कि अगर मैं अप्लाई करता तो मुझे दे देना था उन्होंने, मगर इन थियरी नहीं करना चाहिए। अच्छा। मुझे ये एडवाइस मिली, ये आप फैसला करें, आपने लेना है तो आपको दिलवा देते हैं, नहीं लेना तो ना लें। सो माय एडवाइज़र, माय प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि सर मत लें। मैंने कहा बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे अच्छा। मैंने कहा ये बाकी लोग क्या करते हैं? कहते हैं सब रख लेते हैं जी, और वो फिर सारी उम्र के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये कानून एक है और फिर सिफारिशें और ये प्रेशर इसके तहत। अब ये है कि ये सब कुछ ऑफिशियल करना चाह रहे हैं ताकि ये कॉन्टैक्ट्स और अप्रोच ही ना लगानी पड़े जी। अच्छा, अब जो तनकीद ये हो रही है कि एक ग्रीन पासपोर्ट है जी, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, एक ब्लू पासपोर्ट है और एक रेड पासपोर्ट है। ब्लू पासपोर्ट ऑफिशियल पासपोर्ट है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और रेड पासपोर्ट होता है फॉर प्रायोरिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा। तो अब रेड पासपोर्ट को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनके लिए वीज़े शीज़े नहीं लगवाने पड़ते, मगर ब्लू पासपोर्ट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। बट स्टिल आपको कोई ना कोई फैसिलिटीज़ मिल जाती है। अच्छा। आपको एक्सेस मिल जाती है टू VIP लाउंज और इस किस्म की चीज़ें, ये सब कुछ। तो ये इसकी क्या ज़रूरत है आजकल के हालात में, जब आपको लोग जिस नज़र से देख रहे हैं, नफ़रत से, कि जमहूरियत से लोग दूर हो रहे हैं, कि ये जमहूरियत ये होती है कि आप अपना फेदर योर ओन नेस्ट, अपने झोपड़ी जो है उसी को आप बना रहे हैं, वहाँ ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि आवाम की तरफ कोई सोचता भी नहीं है कि आवाम कैसे रिएक्ट करेगी। जिस किस्म के हालात बाहर हैं वो सामने अगर ये लोग रखें तो इन्हें एहसास हो कि इस वक्त जैसे कहते हैं ना कि ओकी कहते हैं लूण छिड़कना जख्मों पे नमक छिड़कना, हाँ, ये वही खाता है। इस वक्त जो मैंने कमेंट सुने हैं लोगों से, इट इज़ शॉकिंग। इतनी हेट्रेड है फॉर दीज MPs एंड MNAs के ये देखें क्या कर रहे हैं, हमारा हाल एक हुआ है और ये देखें अपने लिए क्या सूरत है। तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, अपनी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं और हर किस्म की प्रिविलेज लेना चाह रहे हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं होता जो कि ये हमारे यहाँ ये जो करना जा रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान में ना आप देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान बना है हमने इस तरह से देखा है ये सिस्टम, और इसी को तोड़ने के लिए, स्टेटस को तोड़ने के लिए इमरान खान साहब आए और उन्होंने कहा 2 नहीं 1 पाकिस्तान, अपनी उन्होंने सारी कैंपेन में ये नारा लगाया और उन्होंने कहा कि वो ये इस कल्चर को ख़त्म करेंगे। वो तनकीद का निशाना बनाया करते थे इन अल्लो तल्लो को। उन्हीं की पार्टी KP में जब ये काम करेगी और वो ये उज़र देते हैं कि बाकी सूबों में हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकता ये सब। यहाँ 2 बातें हैं। एक तो ये कि अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर साहब इसलिए आए थे ताकि कोई तंजीम बनाए, कोई मुहिम बनाए, कोई रिहाई के लिए इसलिए नहीं आए थे कि अपने फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं और अपनी याशियाँ करें। हाँ। इसीलिए इनको अपॉइंट किया गया था, खान साहब ने चुना था। और खान साहब के बारे में तो सब जानते हैं, वो सादा आदमी है, वो कोई फूफा कोई नहीं, ठीक है ना। तो वो तो बिल्कुल इस किस्म की चीज़ को अप्रूव नहीं करेंगे। अगर वो होते तो ना करते, सवाल ही पैदा नहीं, ना करते हो, बिल्कुल नहीं। अच्छा। वो अपने लिए नहीं करते तो इनके लिए उन्होंने क्या करना था। तो पहली बात तो ये है। मगर इनको शर्म नहीं है कि उनका लीडर जो है वो इतना सिंपल और करेजस आदमी है और कंप्लेन नहीं करता, और ये जो है सारा वक्त मिन चूं चूं करते रहते हैं, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ये ग्रैब कर लें, ये कर लें। तो आई एम एक्चुअली शॉक्ड। मगर फिर ये है कि ये सारे जब इस किस्म की चीज़ होती है तो सब मिल जाते हैं। अब आपने जो एक तो ये बात, दूसरी बात ये आपने कहा कि KP वाले कह रहे हैं जी बाकी प्रोविंसेस में जो है वो भी हम भी वैसे ही चाहेंगे। हाँ। अच्छा, मैंने फिर ये एक थोड़ा सा रिकॉर्ड जो है ये निकलवाया है। अच्छा। तो आज मेरा ख्याल है इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी प्रोविंसेस में क्या है इन प्रिविलेजेस के बारे में, ये फैसिलिटीज़ के बारे में, और KP में क्या है आफ्टर दिस लॉ। अब आइए, अब एक तो ये पहला नंबर है फ्रीडम फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन फॉर असेंबली बिजनेस। अगर असेंबली सेशन में हो तो पंजाब, सिंध और KP में MNA MPAs को पूरी इम्यूनिटी हासिल है। कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ नहीं हो सकती, ठीक है। जब एक बिल, रेजोल्यूशन, मोशन या कोई सवाल खड़ा करना है असेंबली के अंदर या किसी कमेटी में, तो उनको पूरी इम्यूनिटी, उनको नहीं, कोई सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं हो सकती। ये तो सबके अंदर एक ही बात है। फिर है फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव डिटेंशन। अच्छा। पंजाब और सिंध के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको डिटेन प्रिवेंटिव डिटेंशन में
नहीं किया जा सकता जब सेशन हो रहे हों। हिफाजती तहवील में नहीं लिया जा सकता। नहीं लिया जा सकता 14 दिन सेशन से पहले और 14 दिन सेशन के बाद। सत्ते खैरा। हाँ, और मगर केपी में उन्होंने कर दिया है कि नहीं, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, Absolute मुकम्मल immunity। इस्तिस्ना। हाँ, टोटल होने गया जी, हो सेशन हो या ना हो, आप इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले ही नहीं जाए, जी। तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं।